नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और मेरे साथ हैं सैयद मुर्तज़ा। मैं आपको बता दूं कि जंग जो है वो कई मोर्चों पे बहुत तेज़ी से बदल रही है और उसमें नए-नए हथियारों की एंट्री हो गई है। अभी कार्ल विल्सन के बारे में हम लोग 2 दिन से बता रहे थे कि भाई किस तरीके से ईरान पर और यमन पर अटैक करने के लिए अमेरिका ने अपने 2 युद्धपोत भेजे हैं। दावा किया जा रहा है कि लगभग 150 से ज़्यादा जेट्स जो हैं वो 2 युद्धपोत पर हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट हुआ है युद्धपोत वो है कार्ल विल्सन। कार्ल विल्सन के बारे में बताया जा रहा है कि इस पे ऐसे खतरनाक हथियार और जेट पहुंचा दिए गए हैं जिसके बारे में पहले किसी को अंदाजा नहीं था। ईरान भी ये मान के चल रहा था कि इतने घातक बम या इतने घातक मिसाइलें वहां पर नहीं होंगी, लेकिन ट्रंप ने अचानक पुतिन से बातचीत के दौरान ही कुछ ऐसा किया है कि ये ईरान के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया है। मैं सैयद मुर्तजा से ये पूछने जा रहा हूं कि भाई जो ईरान के खिलाफ या कहें यमन के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं, क्या इस युद्धपोत से उसका कोई मैच है? क्या इस युद्धपोत की वजह से खाड़ी में कहते हैं ना एक बहुत बड़ी खलबली मच गई है? मुर्तजा, मुझे सबसे पहले ये बताइए, ये कार्ल विल्सन का ईरान और यमन से क्या संबंध निकल के आ रहा है? देखिए, कार्ल विल्सन जो है वो अमेरिका के सेंट्रल कमांड के जो चीफ है माइकल कुरिल्ला, उनके आदेश के बाद जो है वो ट्रंप ने इसे पश्चिम एशिया की तरफ भेजा और अब एक नया वीडियो जारी हुआ है। ये वीडियो देखिए आप, इसमें आप देखेंगे कि जेडैम बॉम्ब जो है, जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन, ये जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक पे लाए जा रहे हैं। अब इन बम्स को दिखाने का एक बड़ा मकसद है, वो ये कि दहशत फैले। दहशत किसमें? यमन के हूती में और साथ में ईरान में। उनको पता चले कि इस तरह की उड़ान जब भरी जाएंगी एयरक्राफ्ट कैरियर पर तो उनका टारगेट कौन होगा। और इसे पिछले दिनों से अमेरिका ने जो यमन के शहर है सना और सादा, इन जगह पर बमबारी करके उसने बहुत साफ तरीके से दिखाया है कि वो क्या कर सकता है। ये अमेरिका का ट्रेलर है, वो दिखाना चाहता है कि यमन पे अगर वो इस तरह की तबाही कर सकता है तो वो आगे क्या कर सकता है। अब इसके साथ आपको एक विजुअल और दिखाते हैं। ये है AGM-158। ये जो है एक क्रूज मिसाइल है जिसकी तुलना हम कर सकते हैं स्टॉर्म शैडो से, स्काल्प से, टॉरस से, जो इस वक्त यूक्रेन के पास भी है, क्योंकि ब्रिटेन ने, फ्रांस ने उनको दी है ताकि वो मिराज से फायर कर सके। अब ऐसे ही जो मिसाइल है वो किसके पास, वो कौन दागने की तैयारी कर रहा है? अमेरिका, और वो भी यमन के ऊपर। एक चीज मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट बता दूं, हैरानी की बात है कि जो अमेरिका ने पिछले 24 से 36 घंटे के अंदर अटैक यमन पे किए हैं, वो ऐसा लग रहा है कि वो ईरान को ये दिखा रहा है कि भाई देखो मैं अब ऐसे बम इस्तेमाल करने जा रहा हूं। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि सना के अंदर ऐसी भयंकर तबाही हुई है, पूरे तेल डिपो उड़ा दिए। और देखिए, अमेरिका पहले इस तरीके के हमले नहीं करता था कि एक अटैक किया फिर थोड़ा रुक गया, रुकने के बाद जैसी भीड़ वहां गई, लाशों को उठाने की कोशिश किया, बचाव किया, फिर अटैक किया। पिछले 12 घंटे से 18 घंटे के बीच में यह देखी गई है चीज कि जो युद्धपोत कार्ल विल्सन से टेक ऑफ कर रहे हैं विमान, वो सीधे आके सना में डबल अटैक कर रहे हैं, यानी कि बैक टू बैक नहीं कर रहे हैं, रुक कर अटैक कर रहे हैं। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा मुर्तजा आपसे कि जो कार्ल विल्सन पे एयरक्राफ्ट हैं, वो क्या उन्हीं के लिए खास तरीके के बम बनाए गए हैं या इसके पीछे की क्या मकसद है? देखिए, F-35 की बात हो रही है, हॉर्नेट की बात हो रही है, इन्हीं विमानों का इस्तेमाल क्यों कर रहा है वो? देखिए, ये जो विमान है, अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उसके 12 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उन पे यही विमान उड़ते हैं। सुपर हॉर्नेट अब पुराने हो रहे हैं, उनकी जगह ले रहे हैं F-35। और F-35 जहाज है, स्टेल्थ जहाज है, जो रडार के नजर में नहीं आता है, रडार इसको पकड़ नहीं पाता है। ये जो मिसाइल हैं या बम जो हैं वो इन्हीं जहाज़ों पे तैनात की जा सकती हैं, इसलिए उन्हीं के लिए बहुत ही माकूल हथियार हैं और इनका इस्तेमाल अमेरिका अब यहाँ पे कर रहा है। आपको बता दें, हम लोग 2 दिन से इन चीज़ों को बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं कि भाई ईरान के ऊपर अटैक कब होगा। लगातार खुफिया इनपुट के आधार पर बोला जा रहा था कि भाई अप्रैल के महीने में बहुत जल्दी अटैक होने वाला, 13-14 तारीख तक अटैक हो जाएगा। फिर आया कि भाई नहीं, अभी अटैक नहीं होगा, बाद में अटैक होगा। असल में ये जो अटैक नहीं हो रहा है ईरान के ऊपर, इसको लेके तरह तरह की मिडिल ईस्ट की मीडिया में, रशियन मीडिया में, फ्रेंच मीडिया में एक कहते हैं ना एक नया समीकरण सामने आया है कि पुतिन ने ईरान पर अटैक नहीं होने दे रहे हैं। अब पुतिन ईरान पर अटैक क्यों नहीं होने दे रहे हैं और उसका नेतन्याहू पे क्या असर पड़ रहा है, ये हम कई बार आपको बता चुके हैं। लेकिन जो अभी का सबसे तगड़ा खुफिया इनपुट आया वो ये आया है कि ट्रंप बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि यूक्रेन युद्ध का असर ईरान पे हमले के दौरान पड़े या उसकी ऐसी डैमेज हो जाए स्थिति कि वो कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहे, क्योंकि ट्रंप ने अपनी स्थिति बड़ी खराब कर ली है। यूरोप उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा है। ट्रंप अपने ही घर में बुरी तरीके से घिर चुके हैं जब से उन्होंने टैरिफ वॉर पूरे वर्ल्ड के खिलाफ शुरू किया है। भले ही वो बैकफुट पे हल्के हल्के आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने यूरोप पे भी लगा दिया, इसराइल पे भी लगा दिया। अभी हम जो बात आपको बताने जा रहे हैं कि जो यूएस कार्ल विल्सन है,
जो अटैक कर रहा है उसकी कौन कौन सी पोजीशन है मुर्तजा, आप जरा मुझे इस मैप के थ्रू बताइए, इस मैप के थ्रू बताइए। ये हेनरी ट्रूमैन और ये कार्ल विल्सन ये 2 पोजीशन पे हैं और 150 जेट्स बताए जाते हैं कि इन पे मौजूद हैं। इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा? देखिए, ये पहले अकेला हैरी ट्रूमैन जो था वो पहले अकेला था। इसके बाद क्या हुआ, बैकअप के लिए अमेरिका ने कार्ल विल्सन भेजा और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर अगर यमन के लिए भेज जाएंगे तो मुझे लगता नहीं है कि इतने छोटे एक मिलिशिया के लिए 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करना ये भी किसी बहुत बड़ी जंग के बराबर है। अच्छा, एक चीज मुझे आप बताइए, याद करिए कार्ल विल्सन नहीं था, पहले हेनरी ट्रूमैन था और यमन के पास था, लेकिन बीच में एक खबर आई थी वही मीडिया से कि भाई उसके ऊपर हूती ने अटैक किया है। उसने क्लेम भी किया था कि हमने उसको डैमेज किया, वो इस लायक ही नहीं रह गया कि वो ऑपरेशनल हो पाए। तो क्या वहां से वो हटाया जा चुका है या दोनों अभी वहां पे मौजूद हैं? अमेरिका ने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि हमने हटा लिया है। अमेरिका ने कहा है कि हमने दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया है। जो हूती है उनका दावा है कि हमने इसको हिट किया है। हैरी ट्रूमैन को। अब अमेरिका ने कुछ नहीं बोला है। हाँ। और हम ये मानते हैं कि इतनी बड़ी एक क्या कहते हैं एक एसेट है, नेवल एसेट है, उसको मारना आसान नहीं है। लेकिन एक बात बताता हूं मैं आपको, जून 2024 की बात है। आइजनहावर जो है वो भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर है निमित्ज क्लास का, वो भी इस इलाके में तैनात था। तब भी हूती ने दावा किया था कि हमने उसे हिट किया है। अब इसको लेकर अमेरिकी नेवी पर इतना दबाव आया कि उस जहाज के कैप्टन ने ट्वीट किया कि हमारा जो जहाज, मतलब उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने सोर्टिस दिखाई कि उस पे से जहाज उड़ रहे हैं। लेकिन बाद में पता चला कि वो जून का वीडियो नहीं है, वो तो मार्च का वीडियो है। अब कोई कैप्टन अपने जहाज का 3 महीने पुराना वीडियो क्यों ट्वीट करेगा? सही बात है। एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी जैसे मुर्तजा ने बताया कि भले ही हूती ने क्लेम किया हो, लेकिन अमेरिका ने कभी नहीं माना कि उसके युद्धपोत के ऊपर कोई मिसाइल या कोई रॉकेट आके टकराया है। लेकिन आपको बताएं, अभी करीब 15 या 16 घंटे पहले अमेरिकन मीडिया में एक छोटी सी खबर छपी और उसमें हल्के से क्लेम किया गया कि भाई चीन सुधर जाओ, तुम हूती की मदद कर रहे हो, तुम्हारे सैटेलाइट के और तुम्हारी खुफिया नेटवर्क का इस्तेमाल हूती हमारे ऊपर अटैक करने को कर रहा है। तो हम अगर ये मान के भी चल सकते हैं कि हो सकता है कि युद्धपोत को बहुत बड़ा नुकसान ना हुआ हो, कम से कम मिसाइल जरूर टकराई होगी, वरना हूती कभी इस तरीके के कहते नहीं धोखेबाजी या गलत बयानबाजी नहीं करता है, वो बहुत ही ठोक ठाक के अच्छे से करता है। लेकिन ये आसान नहीं है। मैं आपको बता दूं, एक अमेरिका का जो बैटल ग्रुप होता है वो क्या क्या लेके चलता है। हम सुपर कैरियर देख रहे हैं यहाँ पर, ये निमिट्ज क्लास का कैरियर है। अब हम इसके साथ हम कौन कौन से शिप्स हैं, एक मिसाइल क्रूजर है जो तिकोंदेरोवा क्लास का होगा, बिल्कुल। एक डिस्ट्रॉयर है जो आर्लकबर्ग, और ऐसे एक नहीं कम से कम 2 से 3 ऐसे डिस्ट्रॉयर होते हैं। साथ में एक परमाणु पनडुब्बी भी चल रही होती है और उस पे कौन है, F-35 जैसी जेट। तो ये बहुत बड़ी पावर प्रोजेक्शन हमसे कहते हैं। ऐसे में इतने बड़े बैटल ग्रुप को अगर नुकसान पहुंचा है तो अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान माना जाएगा। और मेरा मानना है अमेरिका और इजराइल, ये दोनों देश ऐसे हैं जहां पर आप इस तरह के नुकसान को छुपा नहीं सकते। लेकिन एक चीज तो तय है ना कि अभी ईरान पे अटैक करने की स्थिति में अमेरिका नहीं है, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि डियो गार्जिया में पिछले 15-20 दिनों से 6 B-2 बॉम्बर्स खड़े हुए हैं और बताया जा रहा है कि वो अटैक करने वाले हैं। बताया गया है कि करीब 300 उड़ानें की हैं C-17 ने 300 उड़ानें की हैं वहां पे बम गोला बारूद मिसाइलें पहुंचाने के लिए B-2 के लिए। और इसके बारे में दावा किया जा रहा था कि ये बहुत से हथियार जो हैं वो दक्षिणी इजराइल भी पहुंचाए गए उसी C-17 से। तो ये कोई डेवलपमेंट मतलब ऐसा नहीं कि खोखला है कि ईरान के ऊपर से थ्रेट कम हो गया है या पुतिन ने रोक लिया है। हाँ, इतना जरूर है कि पुतिन का जो दबाव पड़ रहा है ट्रंप के ऊपर, उसकी वजह से ईरान पर जो है वो इजराइल अटैक नहीं कर पा रहा है। अब ये मैं आपकी बात कर ये जो अजर B-2 के बारे में आप बताइए। देखिए, यहाँ पे आप 6 B-2 बॉम्बर देख सकते हैं। अगर आप देखें मेरे पीछे 1 2 3 4 5 6, ये 6 बॉम्बर जो हैं, ये डियो गार्सिया की तस्वीर है, सैटेलाइट से ली गई तस्वीर है। और ये अप्रैल की शुरुआत में तस्वीर ली गई थी और तब ये बताया गया था कि B-2 बॉम्बर जो अमेरिका का स्टेल्थ बॉम्बर है वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। अब इस बॉम्बर की खासियत यह है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा बंकर बस्टर जो बॉम्ब है GV-57 वो लेकर ये चलता है और अकेला ही जहाज है जो ऑपरेशनल तरीके से इस बॉम्ब को फायर करने के लिए ही इसे तैयार किया गया है। अब ये बॉम्बर अगर यहाँ पर है तो उसे खतरा सिर्फ यमन को नहीं है, उससे खतरा ईरान को है, ईरान के परमाणु अड्डों पर है। लेकिन अमेरिका ने अभी सिर्फ दिखाने के लिए यमन पर इससे एक बार बमबारी की है और उसके बाद कोई खबर नहीं आई कि B-2 का दोबारा इस्तेमाल हुआ भी है कि नहीं। एक चीज आपको और बता दूं कि मॉस्को में तेहरान के विदेश मंत्री पुतिन जी से मिल चुके हैं, बहुत अच्छे से सारी बातें हो गई हैं और उनका चेहरा, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर साफ लग रहा था कि जो सैयद अब्बास हैं विदेश मंत्री ईरान के, वो खुश थे पुतिन से मिलने के बाद कि नहीं, हमको जो उम्मीद थी रशिया से ईरान को मदद मिलेगी वो साफ साफ उन्होंने बता दिया, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। विदेश मंत्री
कहते हैं लावरोव, उस सरगेई लावरोव उस मीटिंग में मौजूद थे। और आपको मैं बता दूं, ये जो विदेशी नीति है, जो रणनीति है, उसमें सरगेई लावरोव जो विदेश मंत्री हैं रशिया के, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और दूसरी तरफ देखिए, तेहरान में अभी जो आईएई के जो चीफ पहुंचे थे राफेल ग्रॉसी, उन्होंने भी अब दबी जुबान से कहा है कि नहीं साहब, अब हम चाहते हैं कि ईरान थोड़ा सा आराम से काम करे। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि उसने परमाणु बम बना लिया है, लेकिन हम इतना मानते हैं कि आज ईरान ऐसी स्थिति में आ चुका है कि वो आराम से 5 एटम बम हर महीने बना सकता है। ये डेविड अल्ब्राइट बोल चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनकी बात को हल्के में कोई नहीं लेता है। और उसके 2 सबूत हैं कि ईरान में 2 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, 4.5, 5.2 के, और उसके पीछे बताया गया है कि उसने कोई भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। और आपको बताएं, दूसरा डेवलपमेंट देखिए, एक तरफ ईरान शांत बैठा हुआ, वो कुछ नहीं बोल रहा है, दूसरी तरफ मॉस्को चुपचाप बैठा, कुछ नहीं बैठा है। सारा काम कौन कर रहे हैं? ट्रंप कर रहे हैं। अब ट्रंप ने क्या किया है, पेरिस में मैक्रो के पास भेजा कि भाई यूक्रेन से कहो युद्ध को रोको, और अपने 4 इलाके जो हैं वो जो तुम उसको दो, इसके अलावा क्राइमिया को हम मान्यता देंगे अगर तुम्हारी बातें नहीं मानोगे। आप समझ लीजिए, पेरिस के अंदर जो मैक्रो थे, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम अमेरिका आपकी बात नहीं मानेंगे, हम पुतिन से युद्ध करने को तैयार हैं। आप समझिए कितनी बड़ी बात है। और जो विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, मार्को रूबियो, उन्होंने तो आके बोला कि भैया हम 90 दिन से कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग युद्ध रोको, आप रोक नहीं रहे हो, अब हम इस शांति वार्ता से दूर जा रहे हैं। ये बताइए, जो 20 गुना तेज युद्ध होने की बात हो रही है, क्या वो इसी की वजह से हो रही है? देखिए, इस वक्त जो है रूस बहुत अच्छी तरह जानता है कि अमेरिका जो है वो एक तरह से फंसा हुआ है। वो यूक्रेन में फंसा हुआ है, चाहे वो ये बोले कि हम साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन अमेरिका नेटो का मेंबर है। और अमेरिका अगर बिल्कुल पीछे हट जाता है तो दबाव जाहिर है कि यूरोप पर पड़ेगा। और यूरोप जो है वो इस हालत में नहीं है कि अकेले अपने दम पर ज़ेलेंस्की की मदद कर पाए। और रूस ये भी जानता है कि अमेरिका इस वक्त ईरान के मोर्चे पे भी बिल्कुल फंसा हुआ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़े वादे करके आए थे। वो तो कहते हैं मैं युद्ध खत्म कर दूंगा, चुटकी में खत्म कर दूंगा मैं। लेकिन क्या किया उन्होंने? 20 जनवरी के बाद से आज देखिए, आज बिल्कुल सही कह रहे हैं मुर्तजा भाई, 3 महीने हो गए। कह रहे थे कि चुटकियों में हम युद्ध खत्म कर देंगे। अब तो ऐसा लग रहा है कि ट्रंप कह रहे हैं कि मैं चुटकियों में यूक्रेन को ही खत्म कर दूंगा। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि पैट्रियट मिसाइल जो अमेरिका ने यूक्रेन को दी थी, वो सब खत्म कर दी, सब रशिया ने उड़ा के फेंक दी। अब वो जो नई पैट्रियट मिसाइल मांग भी रहा है, तो उसके लिए कह रहे हैं कि भाई ऐसा करो कि 10 से 15 जो अरब डॉलर्स हैं, उसके हिसाब से हमको पूरा पैसा दो, तब मैं दूंगा। देखिए, ऐसा कुआं बन चुका है यूक्रेन, जहां पर सिर्फ हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। सारे फ्रंट पे जो है वो रूस हावी है। और जब से ये क्राइमिया वाला जो एक सिग्नल मिला है ना, ये समझ लीजिए कि जरा क्राइमिया का एंगल थोड़ा सा बताइए। देखिए, क्राइमिया जो है ना, क्राइमिया ही वजह थी जिसकी ये पूरा युद्ध जो हम देख रहे हैं आज 2014 से देख रहे हैं। हाँ, तो क्राइमिया ही वजह थी जिसकी वजह से आज हम ये पूरा युद्ध देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात रूस के लिए ये झटके वाली बात थी कि पूरी दुनिया ने, ज्यादातर देशों ने नहीं माना कि क्राइमिया रूस का हिस्सा है। रूस का बिल्कुल है। यूरोप ने तो कभी नहीं माना। भारत का भी रुख जो रहा वो एक तटस्थ रहा। और यही वजह है कि रूस को बहुत बड़ी कहीं से इस तरह की एक मॉरल सपोर्ट नहीं मिली क्राइमिया को लेकर। आज जब अमेरिका बोल रहा है कि क्राइमिया भी दे दो, तो अब ज़ेलेंस्की के पास क्या बचा? मैं वही बोल रहा हूं कि ज़ेलेंस्की को तो अपनों ने भी लूटा, गैरों ने भी लूटा। ट्रंप ने तो ऐसा लूटा कि मतलब कहीं मुंह दिखाने बेचारा लायक नहीं रह गया। पहले वॉशिंगटन में उनको भरी मीडिया के सामने जलील कर दिया ट्रंप ने, और बोल दिया कि तुम तो 7 दिन के अंदर हार जाओगे। अरे अब वो बोल रहा है कि सर आप 7 कह रहे हो, पुतिन तो 3 ही दिन में मुझे हरा रहे थे, आप तो 7 दिन की बात कर रहे हो, हम तो वैसे ही लुटे पिटे, हमें तो बचाओ। लेकिन कुछ नहीं हुआ। ट्रंप ने 2-2 कह दिया है कि भैया तुम अपने से 20 गुना बड़े दुश्मन से लड़ रहे हो। उन्होंने बताया कि यूक्रेन के मुकाबले जो रशिया है वो 20 गुना ताकतवर है। और ट्रंप ने बोला कि जब तुम्हें पता है कि सामने वाला 20 गुना ताकतवर दुश्मन है, तो उससे लड़ क्यों रहे हो? और अगर लड़ रहे हो तो फिर पूरी दुनिया से मिसाइलें क्यों मांग रहे हो? और तुम्हें पूरी दुनिया जो है वो लड़ने के लिए मिसाइलें क्यों देगी? भाई आपकी लड़ाई आप खुद लड़ो। हाँ, इतना जरूर है कि जो फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी है, ये वास्तव में बिल्कुल कहना चाहिए ना, बहुत ही मजबूती के साथ उभरे हैं। उनको लग रहा है ऐसा मौका मिल गया है कि यूरोप में अपने आप को सुपर पावर के रूप में दिखाने के लिए। और अमेरिका ने यहाँ पे चूक की है। यूरोप को कहते हैं ना खलबली में चाके अपने से दूर करना उनके लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक चूक रही है। इसीलिए ट्रंप जो है वो अब पुतिन को बैलेंस कर रहे हैं कि अगर कल को कुछ ऐसा आ जाएगा पावर, तो पुतिन मेरे साथ खड़े होंगे। जैसे वो बोलते हैं कि चुनाव में लोग कहते हैं कि रशिया ने ट्रंप का चुनाव में बहुत अच्छा साथ दिया, अंदर अंदर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की हैं जिससे ट्रंप को इतनी कहते हैं ना प्रचंड जीत मिली है। इसीलिए रशिया जो है वो उसने सीधा बोला है कि खेरसोन, लुहांस्क, खार्किव और ज़ैपोरिज़िया, ये 4 इलाके दे दो और क्राइमिया को मान्यता दे दो, युद्ध खत्म कर दो। लेकिन ज़ेलेंस्की आप मान के चलिए मर जाएंगे, लेकिन इस शर्त को नहीं मानेंगे। ये सरेंडर पेपर है, सरेंडर पेपर ट्रंप चाहते हैं कि वो साइन कर दें। बिल्कुल। और
जो डोनबास का इलाका है वो आज से पुतिन के पास नहीं है। हाँ। वो लंबे वक्त से जब युद्ध शुरू हो गया था उसके कुछ टाइम बाद ही जो लुहांस्क और जो डोनेट्स्क का इलाका था वहां पे पुतिन या रशियन फौज वहां पे या रशियन समर्थित वहां पे मिलिशिया मौजूद था। तो वो इलाका रूस के कंट्रोल में था। अब इन्होंने क्या किया, दक्षिण में खेरसोन मारियोपोल को बहुत जल्दी इन्होंने कब्जा मिल गया रूस में, और जापोरिजिया का न्यूक्लियर प्लांट है उस पर हमने देखा कि बहुत लंबे वक्त तक जो है वो वहां पर लड़ाई चली है। और खेरसोन में भी वो खतरनाक लड़ाई चली है। और खेरसोन में एक वक्त ऐसा लग रहा था कि ज़ेलेंस्की आगे निकल जाएंगे क्योंकि जब नदी के दूसरे किनारे पर जब युद्ध नीपर नदी जो सर पड़ती है जाके, हाँ, जब लगा कि दूसरे रशिया को दूसरी तरफ धकेल दिया है, तब उस टाइम तो पुतिन भी थोड़ा घबराए थे, बिल्कुल घबराए। और तब ये लगा था कि क्राइमिया पे जो कंट्रोल है वो रूस का कमजोर होगा। लेकिन बाद में अमेरिका का चुनाव आया और चीजें ऐसे पलटी कि अब ज़ेलेंस्की के हाथ में कुछ नहीं है। अच्छा, एक चीज आपको बता दें, इसमें 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक, लगभग 22% इलाके यूक्रेन जो है उस पर एक तरीके से रशिया का कंट्रोल हो चुका है, नंबर एक बात। दूसरी बात यह है कि पुतिन ने 1,60,000 नए सैनिकों की एक नई पूरी फौजी अलग तैयार कर ली है जो अब यूरोप से लड़ेगी। तीसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि कल ही जो पुतिन के करीबी हैं दिमित्री मित्रदेव, उन्होंने बहुत ही क्लियर कट यूरोप को धमकी दी है कि अगर एक भी यूरोपीय सैनिक यूक्रेन में गया और फिर वहां से रूस पे हमला किया तो सब के सब ताबूत में बंद होकर आएंगे, एक भी जिंदा नहीं रहेगा। और आप मान के चलिए कि अभी जो सुमे में अटैक हुआ था उसमें बहुत लोग मारे गए थे। यूक्रेन ने और ज़ेलेंस्की ने बोला कि इसमें आम लोग मारे गए, बच्चे मारे गए, महिलाएं मारे गए। हाँ, बिल्कुल मारे गए, लेकिन वहां उस बिल्डिंग में हो क्या रहा था उसके बारे में सर्गेई लावरोव जो विदेश मंत्री हैं रशिया के, उन्होंने क्लियर कट बोला कि यहाँ पे 66 लोग मारे गए, 34 या 38 नहीं, 66 लोग मारे गए। उसमें से आधे से ज्यादा जो थे वो नेटो, यूक्रेन और ईयू के खुफिया अधिकारी थे जो एक गुप्त मीटिंग कर रहे थे आम जनता को कवच बना के। कितना बड़ा दावा है ये, कितना बड़ा दावा। आप सोचिए किस लेवल की जंग चल रही है। दिमित्री मेदवेदेव की बात किया, वो तो एक बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। हाँ। और पुतिन के ऐसे भरोसेमंद आदमी हैं जो पुतिन के बाद राष्ट्रपति बने और फौरन जब उनका टर्म खत्म हुआ तो उसके बाद पुतिन की बारी आ गई। बिल्कुल। तो वो जो कहते हैं उसका वजन तो बहुत ज्यादा है। और वो उनका जो एक हॉकिश नेचर है यूक्रेन को लेकर, वो पुतिन वो इस वक्त अगर देखा जाए तो पूरी रशियन जो एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे खतरनाक वही नजर आ रहे हैं। वही आ रहे हैं। अभी हम लोग इसी को यहीं पे विराम देंगे और आगे हम आपको बताएंगे, क्योंकि डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहे हैं। कुछ ही घंटों के अंदर 1-2 मीटिंग बहुत बड़ी होने वाली हैं और ईरान से एक बहुत धमाकेदार खबर आने वाली है। मुर्तजा उस पर बहुत अच्छे से अपनी कहते हैं ना नजर बनाए हुए हैं। और मैं आपको बताऊं कि पुतिन ने ऐसा गेम खेल दिया कि खाड़ी से लेकर यूरोप तक पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो रशिया ने अपना बना लिया है। ईरान को समझा दिया, नेतन्याहू को फंसा दिया है, ज़ेलेंस्की रो रहे हैं। स्थिति ये है। तो हम आपसे बहुत जल्दी फिर मिलेंगे, मैं और मुर्तजा, हम दोनों को आप विदा दीजिए और एक नए धमाकेदार खबर हम आपके सामने बहुत जल्द लेके आएंगे।